अगर काम इतना जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसे नहीं जाता। मैं तुम्हें दिल्ली के लिए छोड़कर ही जाता। पर समझने की कोशिश करो प्लीज। अपना बहुत ध्यान रखना। बस जाने से पहले मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा। दृष्टि की आंखों में आंसू थे, मगर उसने खुद को संभाला, फिर एक लंबी सांस ली और शिवम को बड़े प्यार से जवाब दिया और कहा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सफल रहो। अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक रहूंगी। तुम काम के कारण मुझसे मिलने नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो तुमसे मिलने आ सकती हूँ ना। मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूंगी। बाय। इतना कहकर दृष्टि ने फोन काट दिया। शिवम जानता था कि वो इस वक्त बहुत परेशान है, मगर शिवम उसे बार बार कॉल करके और परेशान नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि दृष्टि आज नहीं तो कल ये बात समझ जाएगी कि शिवम को सच में कोई बहुत जरूरी काम होगा। शिवम दृष्टि के बारे में सोच रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। शिवम ने मुड़कर देखा तो अंश मेहरा खड़ा था। शिवम ने अंश को अंदर आने की इजाजत दी। अंश के हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। उसने शिवम को देखा और बड़ी गंभीर आवाज में कहा, शिवम सर, मैंने मेरानी खानदान और वो जापानी कंपनी वासुकी एंटरटेनमेंट के बारे में सारी जानकारी पता करवा ली है और वो सब कुछ इस फाइल में है, आप इसको देख लीजिए। इतना कहकर उसने वो फाइल टेबल पर रख दी। शिवम ने अंश को देखकर सर हिलाया और उसे अपनी बात समझाते हुए कहा, देखो अंश, मैं कल इलाहाबाद छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो तुम्हें और हंसद को काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा। याद रखना, राठौर इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देंगे। जैसे ही उन्हें ये पता चलेगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी नामौजूदगी का फायदा उठाकर वो लोग तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। उन्हें उनकी जुबान में ही जवाब देना। तुम लोग पीछे मत हटना और तुम हार तो बिल्कुल भी नहीं सकते। तुम्हारे पास सारी ताकत मौजूद है। शाह खानदान की पूरी ताकत मैं तुम्हें देता हूँ। जब तक रवीश नहीं है तब तक सब कुछ तुम संभालो। उन्हें बिना हराए और झुकाए वापस नहीं आओगे। ऐसा ही हाल कुछ मित्तल खानदान के साथ भी होगा। वो जरूर इलाहाबाद वापस आएंगे और राठौर खानदान के साथ मिलकर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। अपने आप को बचाने की कोशिश करना और मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करना। बिना वजह लड़ाई मोल नहीं लेनी है, लेकिन जब लगे कि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है तो चुप भी नहीं बैठना है। इसके अलावा वासुकेम एंटरटेनमेंट पर खास नजर बनाए रखना। अब तक उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा कांड नहीं किया है, मगर मुझे उम्मीद है वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं, इसलिए बस उन पर नजर बनाए रखना। उन्हें उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है। अंश ने बड़े ध्यान से और दोनों कान खोलकर शिवम की सारी बात सुनी और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, शिवम सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आपने जितना करने को कहा है मैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से पूरा करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप इलाहाबाद की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। शाह खानदान की सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस तमीज से और वहीं पर चलेगा। बाकी कोई भी परेशान करने आएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अंश की बात सुनकर शिवम ने उसकी बात पर हामी भरते हुए सिर हिलाया। हालांकि शिवम को अंश पर भरोसा था, मगर यह पहली बार था जब वो हांगकांग जा रहा था और उसने इलाहाबाद के लिए एक अच्छी खासी सिक्योरिटी का इंतजाम भी नहीं किया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रवीश यहाँ नहीं था। अगर वो होता तो कुछ भी इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिवम आज पहली बार अंश पर बहुत भरोसा करके सारी प्रॉपर्टी सौंप कर जा रहा था। वो जानता था कि जब राठौर और मित्तल खानदान को ये पता चलेगा कि शिवम यहाँ नहीं है तो वो लोग कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढ लेंगे और शाह खानदान पर वार करने की कोशिश करेंगे। राठौर और मित्तल खानदान के बीच काफी गहरे रिश्ते थे और अब तो उन दोनों के घाव भी एक जैसे ही हैं। उन दोनों का साथ मिलकर अंश और हंसद पर हमला करना बहुत आम और जायज सी बात है। मित्तल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मनोज मित्तल कोरिया में रहते थे, मगर उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था और मनोज अपने बेटे के लिए खड़ा जरूर होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ भी करे पर अच्छी खासी ताकत जमा कर सकता है। इसके अलावा इलाहाबाद में शिवम को एक और चीज की फिक्र थी। आखिर और ऐसी क्या बात है जिसके बारे में शिवम को काफी फिक्र थी? क्या अंश अकेले सब कुछ संभाल पाएगा? कहीं हांगकांग जाकर शिवम कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा है? शिवम के पीठ पीछे दिल्ली और इलाहाबाद में क्या होगा? शिवम को जिससे सबसे ज्यादा खतरा था वो थी जापानी ताकत वासुकेम एंटरटेनमेंट।
उसे ऐसा लग रहा था कि विधान रक्षक और पुष्पम विभूति का रिश्ता इस वासुके में एंटरटेनमेंट से ही है और ये वही ताकत है जिसने रायजादा खानदान को कंट्रोल करके रखा था। इसलिए उन पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी था। पिछली बार जब शिवम ने पुष्पम विभूति के आदमियों को रायजादा खानदान में मार गिराया था, उसके बाद से पुष्पम विभूति ने कोई भी चाल चलने की कोशिश नहीं की। वो बिल्कुल शांति से बैठे थे। उनके बारे में शिवम को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। यही एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। शिवम को ऐसा लग रहा था कि ये तूफान से पहले की शांति है। शिवम को मित्तल और राठौर खानदान से ज्यादा खतरनाक इस वक्त पुष्पम विभूति लग रहा था। शिवम को ऐसा लग रहा था कि ये पुष्पम विभूति कोई बहुत बड़ी चाल चलने की फिराक में है और वो बहुत वक्त से भारत पर नजर रख रहा है। ये भी हो सकता है कि ये जापान के एजेंट के लिए काम करता हो और ये कोई मजाक की बात नहीं थी। अगर ये जापानी ताकत जापान की एजेंसी के लिए काम करती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी और खतरनाक बात हो सकती है। हो सकता है कि ये लोग भारत के सीक्रेट्स को चुरा कर कहीं और बेचते हों। इसीलिए ये बात खानदान की आम लड़ाई और बिजनेस वर्ल्ड की नोक-झोंक से ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण थी। अपनी सारी बात समझाने के बाद शिवम ने अंश की तरफ देखा और बड़ी शांत आवाज में कहा, ठीक है, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए जो तुमसे सॉल्व ना हो रही हो तो मुझे बेझिझक जब चाहे मैसेज कर देना। मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है। शिवम की बात सुनकर अंश ने सर झुकाया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, जी शिवम सर, आपने जो बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा। इतना कहकर अंश वहां से चला गया। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि शिवम हांगकांग रवीश को फेनहुई मिंग के कब्जे से छुड़ाने जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे शेर की गुफा से उसके शिकार को खींच कर लेकर आना। आज अंश के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उसके ऊपर शाह खानदान और दृष्टि फ्रेंचाइजी की सारी जिम्मेदारी थी। यह अंश के लिए एक बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ा टेस्ट था, जिस टेस्ट में उसे पास होना ही होना था। अंश के जाने के बाद शिवम अपनी कुर्सी पर बैठा। उसने केतली से अपने कप में ग्रीन टी डाली और उसकी एक सिप लेकर आंख बंद की और बैठकर सोचने लगा। शिवम ने इलाहाबाद में सारे इंतजाम कर दिए थे। उसने अंश को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। शिवम को सबसे ज्यादा भरोसा रवीश पर था और रवीश को अपने इन 3 आदमियों पर, अंश, हंसत और रचित मिश्रा। शिवम को पता था कि ये तीनों मिलकर इलाहाबाद में आई हर मुश्किल का सामना आराम से कर लेंगे। जहां तक बात रही बिजनेस की, उसके लिए अंश काफी है। अंश अकेले ही बिजनेस के सारे मामलों को सुलझा लेगा, क्योंकि इस फील्ड में वो मास्टर है। बिजनेस के मामले में उसे कोई नहीं हरा सकता। रवीश ने अपने हर आदमी को अलग अलग काम के लिए एक्सपर्ट बनाया है, इसीलिए शाह खानदान के सारे बिजनेस प्रॉपर्टी को वो बहुत आराम से संभाल लेगा। हंसत लोगों से बात करने में और बड़ी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में एक्सपर्ट था। उसके अंदर कॉन्फिडेंस और लोगों को अपनी बातों में फंसाने का एक अलग ही हुनर था। जिस भी चीज को वो प्रेजेंट करता था, वो चीज सामने वाले क्लाइंट को पसंद आनी ही आनी है, क्योंकि वो इतने अच्छे से अपनी बात को समझाता था कि लोग उसके जाल से बच नहीं पाते थे। रचित दुश्मनों के साथ पंगे लेने में परफेक्ट था। शिवम को ये बात पता थी कि अगर राठौर और मित्तल खानदान ने कोई भी हमला किया तो रचित आगे बढ़कर सारी लड़ाई सुलझा लेगा, और अगर कोई ऐसी बात आई जो इन तीनों में से किसी से भी नहीं संभाली गई तो उसके लिए नितिन रायजादा मौजूद है। जहां बात रायजादा खानदान की आ जाती है, वहां तो लोग पहले ही पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सारी सिचुएशन शिवम के अंडर में ही थी और वो आराम से बिना किसी टेंशन के हांगकांग में अपना काम पूरा कर सकता था। अगले दिन सुबह करीबन 5 बजे शिवम इलाहाबाद एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। उसकी फ्लाइट 7 बजे की थी। एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर वो दृष्टि का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दृष्टि ने कहा था कि वो शिवम से मिलने आएगी। 5 मिनट के बाद शिवम के सामने एक कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और दृष्टि बाहर निकली। शिवम ने दृष्टि की आंखों में देखा तो उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था मानो वो रात भर बैठकर रोई हो। दृष्टि की ये हालत देखकर शिवम को बहुत बुरा लग रहा था। हर बार ऐसा होता था कि दृष्टि शिवम को देखकर ही उसके गले लग जाती थी, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि दृष्टि शिवम के पास आकर खड़ी हुई, मगर उसने उसे टच भी नहीं किया। दृष्टि ने शिवम की आंखों में आंखें डालकर देखा और बड़ी शांत आवाज में कहा,
अच्छे लग रहे हो, अपना ख्याल रखना। दृष्टि की ये बातें सुनकर शिवम की आंखें भी नम हो गई, मगर उसने अपने आंसू छिपा लिए क्योंकि वो दृष्टि के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। शिवम ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे अपने गले लगा लिया। कुछ देर दृष्टि को अपने सीने से लगाने के बाद शिवम ने उसके कान में बस एक बात कही, आई एम सॉरी बट आई लव यू। दृष्टि ने भी शिवम के गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू। उसके बाद शिवम ने दृष्टि को खुद से थोड़ा दूर किया और धीमी आवाज में कहा, मुझे निकलना होगा वरना मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। दृष्टि ने भी सर हिलाकर शिवम को वहां से जाने की परमिशन दे दी। शिवम ने दृष्टि का हाथ छोड़ा और वो एयरपोर्ट के अंदर चला गया। दृष्टि ने भी खुद को संभाला और कार में वापस बैठकर वो होटल के लिए निकल गई। शिवम और अकरम हांगकांग जाने वाली फ्लाइट पर सवार हो गए। फ्लाइट में सवार होकर शिवम शांति से अपनी सीट पर बैठा था कि तभी उसका फोन बजा। शिवम ने फोन की तरफ देखा तो वो कॉल क्रिस्टोफर यानी क्रिस का था। शिवम ने क्रिस का कॉल उठाया तो उधर से क्रिस ने बड़ी शांत आवाज में कहा, हेलो गुड मॉर्निंग शिवम सर, मैं हांगकांग पहुंच चुका हूँ। मैं यहाँ अपने आदमियों को लेकर आया हूँ और मैंने सबसे पहले हांगकांग आकर लेजेंड ग्रुप के हेडक्वार्टर को विजिट किया था। यहाँ सब कुछ काफी ठीक ठाक है। क्रिस की बात सुनकर शिवम ने बड़ी शांति से उससे पूछा, गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि लेजेंड ग्रुप में कामकाज कैसा चल रहा है? क्या अभी भी उस हेडक्वार्टर में तुम्हारा कोई दबदबा है? तुम्हारे हेडक्वार्टर में क्या पोजीशन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ। क्रिस समझ गया कि शिवम क्या जानना चाहता है। वो इस वक्त ये जानना चाहता था कि क्रिस के हाथों में इस वक्त कितनी ताकत है जिसका इस्तेमाल शिवम यहाँ कर सकता है। इसलिए उसने बड़ी शांति से शिवम के सवाल का जवाब दिया और कहा, सर अभी इस वक्त लेजेंड ग्रुप के हेडक्वार्टर में मेरा दबदबा और प्रभाव काफी अच्छा है। यहाँ आकर मेरी मुलाकात एल्बर्ट हुक से भी हुई जो मेरा असली कॉम्पिटिटर है। उसकी पोजीशन इस वक्त हेडक्वार्टर में और एशिया पैसिफिक फील्ड में काफी नीचे हो गई है। यहाँ तक कि अब उससे उसकी एशिया पैसिफिक के मेन लीडर की आइडेंटिटी भी छीन ली गई है। उसके पास लेजेंड ग्रुप की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अपनी बात कहने के बाद क्रिस ने एक लंबी सांस ली और दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शिवम सर एक बात और है जो मुझे आपको बतानी है। आपको वो रॉय याद है? उनकी कंपनी की एक ब्रांच हांगकांग में भी खुली है और यहाँ उनके पास अच्छी खासी ताकत है। जब मैं हांगकांग आया था तो मैं इन लोगों से भी टकराया था और इन लोगों के आदमियों ने मुझे काफी रूड और धमकी से भरे एक्सप्रेशंस दिए थे। क्रिस की बात सुनने के बाद शिवम ने बड़े रोमांचक तरीके से कहा, अच्छा चलो, पुरानी दोस्ती दोबारा भी निभाई जाएगी। देखते हैं अपने रोहित राय इस वक्त कितने मजे में है। खैर तुम अभी इसी वक्त एल्बर्ट पर ध्यान रखो। अपने इस कॉम्पिटिटर के बारे में सारी जानकारी निकालो। मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में सब कुछ निकाल कर रखो ताकि जब मैं वहां आऊं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं इससे डील करने में, ताकि तुम्हारे पास और ताकत आ सके। ठीक है? शिवम की बात सुनकर क्रिस का दिल गदगद हो गया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए शिवम से कहा, जी शिवम सर, मैं सारी जानकारी निकाल कर रखवाता हूँ। क्रिस समझ गया था कि शिवम सर ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अब वो उसे आसमान की सारी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं और उसे एशिया पैसिफिक फील्ड का सबसे बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं। कुछ वक्त पहले क्रिस के कॉम्पिटिटर एल्बर्ट ने क्रिस को काफी नीचे धकेल दिया था। उसके पास एक बहुत छोटी पोजीशन थी, मगर अब उसे अपना सपना साकार होता नजर आ रहा था। क्रिस को पता था कि वो बहुत जल्द अपनी बिजनेस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके हाथों में बहुत सारी ताकत और पैसा होगा। इस वक्त क्रिस की ताकत और पोजीशन एल्बर्ट से बहुत नीचे थी। एल्बर्ट चाहता तो अपने एक ऑर्डर से क्रिस को निकलवा कर बाहर करवा सकता था, मगर वो दिन दूर नहीं जब एल्बर्ट भी क्रिस के अंडर काम करेगा। क्रिस को शिवम पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जब
शिवम ने क्रिस को अपने साथ शामिल किया था, तब उसने एक बार उससे कहा था कि बहुत जल्द क्रिस लैटिन ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर बन जाएगा और उसके हाथ में एशिया पैसिफिक फील्ड की सारी ताकत आ जाएगी। आज शिवम वो वादा पूरा करने जा रहा है। क्रिस को वो दिन अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है जिसके बारे में उसने कभी अपने सपने में सोचा था। अपनी बात कहने के बाद शिवम ने फोन रख दिया। अब शिवम के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। वो काफी खुश था। उसे पता था कि उसे हांगकांग में क्या करना है। हालांकि वो हांगकांग अकेले और पहली बार जा रहा था, पर उसे अब थोड़ी कम टेंशन हो रही थी। अगर हांगकांग में ताकत की बात की जाए तो शिवम और फेन हुई मिंग में जमीन आसमान का फर्क था। शिवम एक ऐसी जगह जा रहा था जहां उसके पास ताकत के नाम पर कुछ भी नहीं था, और वहीं फेन हुई मिंग के पास पूरा का पूरा एक शहर था। उसके साथ साथ पूरे हांगकांग में उसकी अच्छी खासी सत्ता थी। हांगकांग में फेन हुई मिंग के जहाज को डुबोने के लिए शिवम को एक नाव की जरूरत थी, और वो नाव थी क्रिस्टोफर और उसकी बिजनेस कंपनी। शिवम क्रिस की मदद से फेन हुई मिंग को डुबाने वाला था। हालांकि क्रिस के पास अभी इस वक्त इतनी ताकत नहीं थी, मगर कोयले को हीरा बनाना शिवम को बहुत अच्छे से आता था, और वैसा ही कुछ अब क्रिस के साथ होने वाला था। क्रिस के बिजनेस की तलवार से शिवम फेन हुई मिंग की गर्दन काटने वाला था, और उसकी गर्दन काटते ही उसे मिरानी खानदान के छुपे हुए सारे प्यादे बहुत आसानी से मिल जाते। आखिर हांगकांग में अब क्या होने वाला था? शिवम क्रिस की मदद कैसे करेगा? क्या फेन हुई मिंग को पता चल पाएगा कि शिवम हांगकांग आया है? क्रिस से बात करने के बाद शिवम शांति से अपनी फ्लाइट में बैठकर आराम कर रहा था। वहीं हांगकांग के हार्वेस्ट विला के अंदर कुछ हलचल मची हुई थी। हांगकांग में बहुत शानदार विला था जिसको मिंग फैमिली ने बनवाया था। इस फैमिली का नाम हार्वेस्ट विला था। इसकी हांगकांग में काफी बड़ी और अच्छी प्रतिष्ठा थी। इस विला की एक एक इंच की जमीन सोने के एक सिक्के के बराबर थी। ऐसे कोई खेल कूद या मनोरंजन की चीज नहीं थी जो इस विला में मौजूद ना हो। इस विला में एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स था, क्योंकि मिंग फैमिली के लोगों को गोल्फ खेलना बहुत पसंद था। इस वक्त गोल्फ कोर्स के आसपास 25 से 30 बॉडीगार्ड की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। उस गोल्फ कोर्स में एक अधेड़ उम्र की औरत पीले कलर की शर्ट और ग्रीन कलर की पैंट पहनकर गोल्फ खेल रही थी। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही स्वभाव था। वहीं उससे थोड़ी दूरी पर उससे काफी ज्यादा उम्र का आदमी फॉर्मल ग्रीन कलर के सूट को पहने हुए बैठा था। उसकी उम्र उस औरत से काफी ज्यादा थी, मगर उसके चेहरे पर एक अलग ही एनर्जी थी और उसकी आंखों में बहुत अलग चमक। उसको पहचानना किसी के लिए बहुत मुश्किल की बात नहीं थी, क्योंकि इस आदमी का चेहरा अधिकतर हांगकांग के बड़े बड़े अखबारों में आता रहता था। ये चेहरा इस जगह का जाना माना चेहरा था, और ये आदमी हांगकांग का सबसे अमीर आदमी फेन हुई मिंग था। हर किसी को लगता था कि फेन हुई मिंग काफी नौजवान होगा, मगर वो एक बूढ़ा आदमी था। हालांकि ताकत और एनर्जी के मामले में वो किसी भी नौजवान को टक्कर दे सकता था। उस औरत ने कोर्स के होल में एक बॉल डालने के बाद फेन हुई मिंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा डार्लिंग कि तुमने इलाहाबाद में बहुत अच्छा काम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बढ़िया काम करके वापस लौटोगे। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि वो नालायक शिवम गांधी तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और अपने फटे पुराने कपड़ों में तुमसे बदला ले पाएगा? इतना कहकर वो औरत हंसती हुई अपनी सीट पर बैठी और फिर उसने सामने टेबल पर रखी रेड वाइन के ग्लास को उठाया और फेन हुई मिंग के होंठों को टच करके खुद पीने लगी। अगर वहां शिवम होता तो वो उस औरत को बहुत ही आसानी से पहचान जाता। वो औरत कोई और नहीं बल्कि शिवम की सौतेली मां थी, जिसने उसके डैड को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मार डाला। ये औरत और कोई नहीं बल्कि मिरानी खानदान से अंजलि मिरानी शाह थी। अंजलि 10 साल से शाह खानदान में छुपी हुई थी। अंजलि ने शिवम के डैड भावेश शाह को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उनसे शादी की, शाह खानदान में आई और उसके बाद उसने भावेश को खत्म करके शाह खानदान को बर्बाद करना शुरू कर दिया। अंजलि मिरानी का भावेश से शादी करने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद था शाह खानदान को खत्म करके
मीरानी खानदान को इलाहाबाद की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। अंजलि फेनुई मिंग को डार्लिंग फी बुलाती थी। अंजलि की बात सुनने के बाद फेनुई मिंग ने उसके हाथ से वाइन का ग्लास लिया और एक सिप लेते हुए कहा, मेरी जान, तुम बहुत बोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई आम आदमी हूँ? नहीं, मैं जिस चीज पर अपनी नजरें गड़ा लेता हूँ उसे किसी भी हाल में छीन कर ही रहता हूँ। अब जैसे तुम्हें छीन लिया। जिस लड़के का बाप तुम पर मरता था, आज उसकी माशूका मेरे बिस्तर पर सोती है। मैं बहुत बेशर्म चीज हूँ, मगर इस बार मैंने जैसे सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शिवम बहुत ही जल्द मुझे ढूंढता हुआ हांगकांग जरूर आएगा और वो मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे पास उसके हुक्म का इक्का है, रवीश अरोड़ा। वो आदमी कितने सालों से शिवम का साथ दे रहा है, शाह खानदान को संभाल रहा है। जहां तक मैं शिवम को जानता हूँ, शिवम की पर्सनैलिटी बिल्कुल एक हीरो जैसी है। उसके ना तो कोई शौक है और ना ही वो गलत कामों में कोई रुचि रखता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है रिश्ते। शिवम रिश्ते और वफादारी को ज्यादा ही कुछ भाव देता है और अब ये रिश्ते और वफादारी ही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी है। रवीश ने बहुत वक्त से शिवम का साथ दिया है, तो शिवम के लिए काफी वफादार है और शिवम के साथ उसका काफी गहरा रिश्ता है। शिवम स्वभाव से ही लोगों की तरफ चिंतित रहता है, तो अपने इस प्यादे को बचाने तो वो यहाँ जरूर ही आएगा। और जैसे ही उसने हांगकांग में कदम रखा, वैसे ही वो मेरे जाल में फंसता चला जाएगा। फिर मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा जैसी उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोची होगी। बहुत जल्द मैं शिवम को उसकी डैड और उसकी मॉम के पास भेजने वाला हूँ। फेनुई मिंग की बात सुनने के बाद अंजलि ने उसके होठों पर एक उंगली फिराई और उसके होठों को चूमते हुए कहा, माय गॉड माय डार्लिंग, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, मगर मैं तुम्हें थोड़ी चेतावनी देना चाहती हूँ। शिवम से बच के रहना, वो बहुत ही अलग किस्म का लड़का है। भगवान जाने उसके पास ये सारी विद्या और ये स्किल्स कहाँ से आई, मगर उसे कभी कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं नहीं चाहती कि तुम बिना किसी प्रोटेक्शन के साथ उससे लड़ने जाओ। मैं तुम्हारे प्लान के बारे में जानना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अंजलि की इस बात को सुनकर फेनुई मिंग जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए अंजलि के गालों पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जब मैंने उसके बाप को हरा दिया तो वो क्या चीज है? क्या फर्क पड़ता है कि उसके बेटे के पास कौन सी विद्या है? मुझे पता है कि ये शिवम बहुत ताकतवर है, उसके पास काफी सारी स्किल्स है। बेशक वो हजारों बॉडीगार्ड से लड़ सकता है। उसने मीरानी खानदान के सारे बॉडीगार्ड्स को खत्म करके मीरानी खानदान को खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि मैं जिन आदमियों को इलाहाबाद लेकर आया था, उसने उन्हें भी मार डाला। मैं कल से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पर शिवम अभी छोटा है, या ये बोलो कि वो अभी बच्चा है। मुझे लगता है कि कुछ विद्या और स्किल सीख लेने से इंसान सब कुछ सीख जाता है। नहीं, मेरी जीत में कभी भी ताकत काम नहीं आई। मैंने सब कुछ दिमाग से किया और मुझे लगता है कि दिमाग की ताकत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तुम ही देख लो, मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं आज कहाँ बैठा हूँ। मेरे पास हांगकांग का पूरा एक शहर है। मैं जहाँ चुटकी बजाऊंगा वहाँ लोग मेरे कदमों पर आकर गिर जाएंगे, लेकिन मैंने कभी भी मारधाड़ और इन सब पर भरोसा नहीं किया और न ही मैं उनका इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपने दिमाग के बलबूते यहाँ पहुँचा हूँ और इस दिमाग की ताकत से ही मैं शिवम को बर्बाद कर दूंगा। मैं शिवम का वो पहला दुश्मन हूँ जो खुद शिवम के पास चलकर नहीं गया, बल्कि शिवम उसके पास चलकर आ रहा है। पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं शिवम के सामने जाकर उससे लड़ूंगा? पागल हो क्या? शिवम की मौत का इंतजाम मैं कर चुका हूँ।
फेनुई मिंग के जवाब को सुनकर अंजलि बहुत खुश हुई और उसे पूरा भरोसा हो गया था कि ये इंसान तो शिवम का किस्सा जिंदगी भर के लिए खत्म कर देगा। आज तक अंजलि को इतना भरोसा किसी पर नहीं हुआ जितना भरोसा उसे इस इंसान पर था, क्योंकि जो ताकत फेनुई मिंग के पास थी वो ताकत आज तक कभी किसी के पास रही ही नहीं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए फेनुई मिंग की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारी ताकत और तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम उस नालायक गिरे हुए शिवम गांधी को इस दुनिया से निकाल फेंक दोगे। अब उसकी किस्मत मैं लिखूंगी। कुछ साल पहले शिवम और उसकी मां ने मेरी किस्मत लिखी थी। जिस तरह से मैंने उसके बाप को मिटा दिया, अब उस तरह से मैं उसे मिटा दूंगी। अगर कुछ महीने पहले वो शिवम नहीं आता तो मीरानी खानदान अब तक इलाहाबाद में अपनी जड़ें मजबूत करके राज कर रहा होता। उसकी वजह से हमें भागना पड़ा, छुपना पड़ा, दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैंने शाह खानदान को बर्बाद कर दिया था, मगर अब उस खानदान की आखिरी जड़ को बर्बाद करने का समय आ चुका है। अंजलि के इस गुस्से को देखकर फेनुई मिंग ने बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखा और उससे एक सवाल पूछा। बेबी, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है और ये सवाल मैं बहुत वक्त से तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुमने अभिषेक मीरानी को खत्म कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे उस नाजायज रिश्ते के बारे में किसी को भी ना बताए, तुमने भावेश शाह से शादी करने के बाद उसे खत्म कर दिया, शाह खानदान को बर्बाद कर दिया, तो फिर इस कुत्ते शिवम को क्यों छोड़ दिया? फेनुई मिंग के सवाल को सुनकर अंजलि के चेहरे का रंग उतर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 साल पहले के अतीत में पहुंच गई हो। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने सामने रखे कांच के ग्लास को तेजी से पकड़ा और बड़ी गंभीर आवाज में कहा, सब कुछ उल्टा हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाह खानदान से भगाया हुआ वो नालायक और गिरा हुआ लड़का 10 साल बाद मेरे सामने इतनी बड़ी ताकत बन के खड़ा हो जाएगा और मेरे 10 साल के प्लान को बर्बाद कर देगा। उसने मुझे सड़क पर ला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, मीरानी खानदान, मेरी ताकत, सब कुछ। हाँ, जब मैं अपने भाई अभिषेक के बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है कि मैंने उसे क्यों मारा, सिर्फ और सिर्फ भावेश से शादी करने के लिए। जी, धिक्कार है मुझ पर। अगर आज अभिषेक जिंदा होता तो वो मेरी सारी मुसीबतों में मेरी मदद कर सकता था। मैंने सबसे बड़ी गलती की अभिषेक को मारकर, और दूसरी बहुत बड़ी गलती की कि शाह खानदान में घुसने के बाद भी मैंने मृणाल और उसके बेटे को नहीं मारा। अगर मैं उसी वक्त उन दोनों को मारकर खत्म कर देती तो आज ये बवाल पैदा ही नहीं होता। आज मैं सुकून से अपने खानदान के साथ इलाहाबाद में राज कर रही होती। पर जो गलती मैंने 10 साल पहले की, वो गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। अब शिवम को मरना ही पड़ेगा, उसे अपने खून के पास वापस जाना ही पड़ेगा। शिवम भले ही कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, मगर इस बार वो मेरे बदले की आग से नहीं बच पाएगा। अंजलि के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो शिवम से कितनी जलती है। वो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ शिवम की मौत की दुआ मांगती थी, क्योंकि शादी के बाद भी भावेश कभी उसका नहीं हुआ। अंजलि को एक पल के लिए भावेश से प्यार हो गया था, मगर भावेश हमेशा मृणाल और शिवम के बारे में ही बात करता रहता था और हमेशा उन्हें ही याद करता रहता था, जिस वजह से अंजलि मृणाल और शिवम से बुरी तरह नफरत करती थी। यही वजह थी कि अंजलि ने भावेश को खत्म कर दिया और अब वो शिवम को खत्म करना चाहती थी। अंजलि के चेहरे पर इतना गुस्सा और नफरत देखकर फेनुई मिंग को काफी अजीब लगा। उसे लगा कि इस वक्त इस औरत को शांत करना ही सही है। उसने अंजलि को शांत करते हुए कहा, बेबी, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इंतजार का वक्त अब खत्म हुआ। मैंने शिवम को किसी भी तरह अपने जाल में फंसाकर हांगकांग तो बुलवा लिया है। अब बस वो हांगकांग की धरती पर कदम रख दें, उसके बाद सब कुछ हमारे मुताबिक ही होगा। जिस दिन मैंने शिवम को पकड़ लिया उस दिन मैं सबसे पहले आकर उसे तुम्हें दूंगा। उसके बाद तुम देखना कि उसके साथ क्या करना है। फेनुई मिंग के प्लान को सुनकर अंजलि जोर जोर से हंसने लगी।
अंजलि के दिमाग पर मिरानी खानदान के बर्बाद होने और शिवम की नफरत का इतना बुरा असर पड़ा था कि वो कभी कभी पागलों की तरह हरकतें किया करती थी। जैसे इस वक्त वो जोर जोर से हंस रही थी। क्या होगा जब शिवम पहली बार अंजलि से मिलेगा? क्या शिवम उसे मार पाएगा या वो शिवम को खत्म कर देगी? उतरे, वो एयरपोर्ट से बाहर आए और हांगकांग की शांत रोड पर चलने लगे। आधी रात को हांगकांग की सड़कों का यह नजारा बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। हर तरफ लाइट जल रही थी। चारों तरफ जगमगाती गगनचुंबी इमारतें हांगकांग की इन सड़कों की शोभा बढ़ा रही थी। सड़क पर पड़ रही डिम लाइट और ठंडी हवा का एहसास मन को काफी शांत कर रहा था। इलाहाबाद और दिल्ली में इस वक्त सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ होती है, मगर हांगकांग की सड़कें इस वक्त शांति और सन्नाटे से भरी हुई थी। कोई भी आदमी उन सड़कों पर नजर नहीं आ रहा था। शिवम उस ठंडी हवा के मजे ले रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। कॉल किसी और का नहीं बल्कि क्रिस का था। शिवम ने जैसे ही क्रिस का कॉल उठाया, उसने बड़े उत्साह से शिवम से कहा, शिवम सर, क्या आप हांगकांग आ गए हैं? मैंने किसी को भेजा है, वो आपको एयरपोर्ट की मेन रोड से पिकअप कर लेगा। मैंने हांगकांग के साइकोंग डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए एक होटल में रूम बुक करवाया है। यहाँ पर सब कुछ रेडी है, बस आपके आने का वेट है। शिवम ने बड़ी शांत आवाज में क्रिस को जवाब दिया और कहा, ठीक है, अच्छी बात है, तुम मेरे नोटिस का इंतजार करो। मैं तुम्हें जैसे ही कॉल करूंगा तुम उस आदमी को एयरपोर्ट के मेन रोड पर भेज देना। उसके बाद शिवम ने क्रिस को कुछ और ऑर्डर दिए और उसके बाद फोन रख दिया। जैसे ही शिवम ने फोन रखा, उसके पीछे से बहुत तेज गाड़ियों की आवाजें आने लगी। उस शांत सड़क पर वो अजीब सी आवाजें कानों को चीर रही थी। वो आवाजें बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। शिवम ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो सामने से 7 से 8 कलरफुल स्पोर्ट्स कार उसकी तरफ पूरी स्पीड से आ रही थी। वो कार उस वक्त हवा से बातें कर रही थी। उनकी रफ्तार का आवाज इस शांत वक्त में बड़े ही आराम से लगाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से सबसे आगे चल रही ब्लू कलर की लैम्बोर्गिनी का ड्राइवर कार पीकर चला रहा है, क्योंकि वो बार बार कभी लेफ्ट साइड जा रही थी तो कभी राइट। उस कार की फ्रंट लाइट से शिवम को 7 से 8 साल का लड़का सड़क क्रॉस करते हुए दिखाई पड़ा। जैसे ही शिवम ने उस बच्चे को देखा, वो भागते हुए उस बच्चे की तरफ गया। उसे गोद में उठाकर दूसरी तरफ लुढ़काते हुए उसने बच्चे को बचा लिया। उस बच्चे को बचाने की वजह से शिवम भी सड़क पर गिर गया था, पर वो बच्चा उसकी गोद में था, इसलिए वो बच गया। शिवम का ऐसा रिएक्शन देखकर उस कार का ड्राइवर भी डर गया और उसने वो कार सामने खड़े पेड़ में ठोक दी। जैसे ही वो कार पेड़ पर जाकर लगी, उस ड्राइवर ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और शिवम की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, साले अंधा है क्या? बेवड़े, तुझे मेरी कार ही मिली थी आगे आकर मरने के लिए। तुम जैसे अनपढ़ लोगों ने इंडिया में रहकर उसे बर्बाद कर दिया है, अब यहाँ आकर हांगकांग को भी बर्बाद करना चाहते हो क्या? शिवम ने उस ड्राइवर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी गोद में बैठे लड़के को खड़ा किया, उसकी शर्ट से धूल झाड़ी और वो खुद भी खड़ा हो गया। ब्लू लैम्बोर्गिनी वाले ड्राइवर को चिल्लाते देखकर उसके बाकी दोस्त भी अपनी गाड़ी रोककर बाहर निकल आए और शिवम को देखकर चिल्लाने लगे, मगर शिवम की नजर उस छोटे से बच्चे पर थी। वो सोच रहा था कि अगर वो सही समय पर उसे भागकर नहीं बचाता तो आज ये गधे उसे जान से मार डालते। शिवम ने उस बच्चे को देखा, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शिवम नीचे झुका और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो इस हादसे से बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने घबराती हुई आवाज में शिवम को जवाब दिया और कहा, मेरा नाम रीशु है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही आया था। वो मेरे साथ प्लेन से उतरे और फिर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। इतना कहकर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पहले तो वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था और उसके बाद इस कार के साथ हुए हादसे ने उसे बुरी तरह दहला दिया था। शिवम उस बच्चे से कुछ कह पाता कि तभी उन जवान लड़के लड़कियों में खड़े एक तगड़े से लड़के ने अपने सनग्लासेस उतारे और शिवम की तरफ देखा। फिर वो छोटे से बच्चे पर चिल्लाने लगा, अबे साले, तुझे यही जगह मिली थी खोने के लिए? आज तेरी वजह से हमारी रेस अधूरी रह गई। पता नहीं कहां कहां से उठकर चले आते हैं गरीब साले। अब रोना बंद कर,
वरना दूंगा कान के नीचे। Capturing the अभी चुप हो revival जाएगा। point. उस लड़के के बोलने के बाद वहां खड़ी एक लड़की ने सिगरेट जलाई और हवा में एक कश मारते हुए कहा, अबे यार, तू भी किसकी मुंह लग रहा है? देखना ये कितना गरीब है दिखने में। ऐसा लगता है कि ये लोग कोई छोटा मोटा काम करते होंगे। तुझे लगता है कि ये प्लेन से उतरेगा? गरीब लोगों की तो आदत होती है हर बात पर झूठ बोलने की। छोड़, जाने दे इन बेवकूफों को। शिवम ने उन सारे लड़के लड़कियों की आंखों में देखा। उनकी आंखें नशे से धुत थी। इसका मतलब वो लोग पीकर गाड़ी चला रहे थे। शिवम ने उनकी तरफ देखा और बड़ी गंभीरता से Head कहा, there. एक तो शराब पी रखी है, ऊपर से गाड़ी चला रहे हो, उसके बाद रेस लगा रहे हो। तुम लोगों को थोड़ी सी भी अकल है कि तुम लोगों की इस लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चे की जान जा सकती थी? तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, मैंने देख लिया। पर क्या किसी की जान की भी फिक्र नहीं है? शिवम की इस बात पर उस ब्लू लैम्बोर्गिनी वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, तुझसे मतलब हम शराब पीकर चलाएं, किसी को ठोक कर चलाएं, चाहे जो कर लो। तू कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला? ओए, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। ये सड़क तेरे बाप की नहीं है जो तू अपने इस बच्चे के साथ इस तरह से चल रहा था, समझा? उस लड़के को शिवम पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि शिवम की इस हरकत की वजह से उसकी रेस अधूरी रह गई। बस जीतने ही वाला था। इसलिए वो गुस्से में शिवम की तरफ आगे बढ़ा और उंगली दिखाते हुए बोला, तुम साले गरीब लोगों को ये तक तो पता नहीं होता कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ नहीं। अगर तुम दोनों मर भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी गाड़ी का टायर खराब कर दिया। अब इसके पैसे कौन भरेगा, तेरा बाप या तेरी माँ? अगर मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों को बेच दूं ना, तब भी इस टायर के पैसे वसूल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ तुम गधों की वजह से मेरी कार खराब हो गई, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ दूंगा। आई समझ? उस लड़के को इतना गुस्से में देखकर शिवम ने बड़ी शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी औकात से ज्यादा बड़ी बातें कर रहे हो और तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए? शिवम का यह जवाब सुनकर उस लड़के और उसके दोस्तों का दिमाग खराब हो गया कि तभी उसका एक दोस्त सामने आया और उसने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे करते हुए कहा, तू हट, इससे तो मैं बात करता हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहा था तू? क्या हम अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हैं? तो तू दिखा दे, तेरी क्या औकात है और तू होता कौन है हमें औकात के बारे में सिखाने वाला? बेटा, एक थप्पड़ में ना 4 बार घूमेगा, समझा? उसके दोस्त की ये बात सुनकर शिवम को काफी हंसी आई। शिवम हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपना सर नीचे कर लिया। शिवम की यह हरकत उन दोनों लड़कों को हजम नहीं हुई। उनमें से एक ने अपनी बाहों की स्लीव्स ऊपर की और शिवम को धमकी देते हुए कहा, तुझे पता है जो तेरे सामने खड़ा है वो कौन है और तू किससे बातें कर रहा है? ये अदानी फैमिली का बेटा है और तू इसके सामने औकात की बात कर रहा है। इतना कहकर उस लड़के ने अपने हाथ पर पहनी हुई महंगी वॉच उतारी और अपनी पूरी बॉडी पर बने टैटू को दिखाते हुए शिवम से कहा, बेटा, तूने हाई हॉर्न कार क्लब के बारे में सुना है? सुना ही होगा। पूरी दुनिया में इस क्लब की कारें सड़कों पर तेजी से दौड़ रही हैं। तो ये जो आदमी तेरे सामने खड़ा है ना, वो कार क्लब इसके बाप का है, समझा? वो चाहे ना तो रख सकते हैं और पूरा हांगकांग ये जानता है कि एयरपोर्ट के हाई हॉर्न जहां हर दिन बड़ी बड़ी फैमिलीज के लड़के आकर कार रेसिंग में हिस्सा लेते हैं। बस तुम जैसे 2 गधों को ही इसके बारे में नहीं पता था, इसीलिए तुम दोनों कदम वहीं रखना चाहिए जहां की मिट्टी के बारे में हमें सब कुछ। शिवम उस लड़के की सारी बातें सुन रहा था। उसकी बात सुनने के बाद उसने अकरम की तरफ देखा और बड़ी धीमी आवाज में कहा, जरा क्रिस को फोन लगाना और पूछना ये कौन सा अदानी परिवार है जो हाई हॉर्न कार क्लब का मालिक है। अकरम ने उन सारे बेवकूफ लड़कों की तरफ देखा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर साइड में क्रिस को कॉल करने चला गया। अकरम समझ गया था कि अब इन लड़कों की शामत बिल्कुल पक्की है। पहली चीज तो इन लोगों ने शराब पी रखी है और इसके साथ साथ इतनी सी उम्र में ये लोग ड्रग्स का नशा भी करते हैं, जो कि इतनी सी उम्र के बच्चों के लिए इलीगल है। इन्हें लग रहा है कि ये बहुत